नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया था पॉलिटी सेक्शन, तो पॉलिटी सेक्शन में बहुत सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया था। जैसे प्रीवियस हमारा टॉपिक था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जिसमें हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। आज के इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, आज का जो क्लास है दोस्तों, उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। किसके बारे में? केंद्र शासित जो प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, उसके बारे में। जो कि पार्ट 8 आर्टिकल दो कितने 239 से 241, इस अनुच्छेद, इस आर्टिकल के अंदर ये आपको यूनियन टेरिटरीज के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में क्या किया गया, आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा यहाँ का जो लेक्चर है उसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करें। तो ये जी आपको ध्यान रखना, पार्ट 8 और प्लस आर्टिकल 239 टू 241। अगर यहाँ पर देखें, जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या कहता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्रोमाइज, जो जो कंप्राइजेस करता है, मतलब कंसिस्ट, जो तीन चीज को कंसिस्ट करता है। वो कौन कौन सा चीज है इसमें? एक हमारा टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स है, एक यूनियन टेरिटरीज है, एक हमारा टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। मतलब एक टेरिटरीज ऑफ ए स्टेट है, मतलब जो आप देखते हैं जो टेरिटरीज है, जो स्टेट का जो पूरा एरिया है वो हो गया। यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। और टेरिटरीज मतलब उस तरह का मतलब एरिया जो कि फ्यूचर में, मतलब कि भविष्य में क्या कर सकती है सरकार, कहीं से मतलब एक्वायर कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कोई सब, जैसे सरकार बोलती है पीओके हमारा है, पीओके मतलब हम लोग लेकिन अभी तक एक्वायर नहीं कर चुके हैं, उसे एक्वायर नहीं किए हैं। तो वो मतलब जब भी हम एक्वायर करेंगे, या मतलब कोई सा अलग जो मतलब कोई भी होता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर ब्रिटिश आपने पढ़ा होगा ये हिस्ट्री, तो उसमें देखा होगा बहुत सारा चीज़ों को हमने क्या किया था, एक्वायर किया था। जितने भी सिक्किम, नागालैंड, ये सब जो कंट्री, जो मतलब मेनली एरिया था, तो हमने क्या किया, उसको एक्वायर किया। तो वहाँ के जो लोग थे वो भी यहाँ के क्या हो गए, सिटीजन बन गए। तो ये चीज़ आपको, उसको एक टेरिटरी बोला जाता है, इंडियन टेरिटरी बोला जाता है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ था, सर्टेन एरियाज वेर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट। इन 1874 को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट माना गया था, जिसे एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोला जाता है। 1956 में क्या हुआ था, जे कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। फिर अगर देखें, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये स्टेट्स है जो कि आपको यूनियन टेरिटरीज फॉर्मली, टुडे दे वेयर फॉर्मली यूनियन टेरिटरी। ये चीज आपको ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, अरुणाचल, ये सब क्या थे पहले आपको, मतलब जो यूनियन टेरिटरी थे, आज हम देख सकते हैं ये सब क्या हो गया, स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। तो एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मतलब बहुत सारे जो यूनियन केंद्र शासित प्रदेश थे वो स्टेट कब बने, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संवैधानिक जो संविधान में संशोधन हुआ था, वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आज के समय में देखें तो 8 यूनियन टेरिटरीज है और हमारे पास 28 क्या है, स्टेट्स है। अगर देखें जो क्रिएशन हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड का 1956 में, दिल्ली का 1956 में, लक्षद्वीप 1956 में, पुडुचेरी 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में, जम्मू कश्मीर 2019 में, आप जानते हैं यूटी बना था यहाँ पर। लद्दाख की अगर बात करें 2019 में। दोनों बॉडी को मतलब कि मेनली जो जम्मू कश्मीर का भी रीजन था, उसी को ये स्टेट को यूनियन टेरिटरी, आपको लद्दाख को भी घोषित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी जो है रीऑर्गेनाइजेशन जो बना था। फिर अगर दादरा एंड नगर हवेली की बात करें और दमन दीव, इसको मिलाकर एक में कर दिया 2019 में। ये चीज ध्यान रखना हमें। फिर नेक्स्ट हमारा एवरी यूनियन टेरिटरी, एवरी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। वहां पर किसी तरह का, आप जानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहां पर पूरा प्रावधान होता है, वही वहां पर रूल करते हैं, मेनली वो गवर्न करते हैं उस एरिया को। उसे क्या बोला जाता है वहां पर, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पूरा प्रेसिडेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पूरा कंट्रोल किया जाता है। आपको पूरा जो मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होता है वो भी किसके द्वारा, वहां पर प्रेसिडेंट एजेंट होते हैं ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉट हेड ऑफ द स्टेट लाइक ए गवर्नर। वो गवर्नर के द्वारा हेड नहीं होते, वो वहाँ पर एजेंट होते हैं मेनली, और आपको सेंटर के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखें, प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन, द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन और इट मे बी लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। फिर प्रेजेंट में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो केस दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर इन द केस ऑफ चंडीगढ़ हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये सब आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां रहते हैं, जो कि मेनली एक बोल सकते हैं एजेंट है। आपको सेंटर के एजेंट क्या बोल सकते हैं, मेनली बोल सकते हैं कि ये मतलब एजेंट ही है, लेकिन जो पूरा कंट्रोल है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है, वो किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ही वहां पर किया जाता है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। फिर जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी हमारा,
दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी वहां दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगा, विधानसभा का भी वहां पर आपको बहुत जगह आपको दिखेगा लद्दाख में, तो वहां पर आपको नहीं दिखेगा उस तरह का बॉडी आपको बनाया गया। लेकिन ये दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर, ये तीन जैसा यूनियन टेरिटरी जहाँ पर आपको क्या दिया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान दिया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहां पर आपको चीफ मिनिस्टर से बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ है। फिर अगर देखें यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली में भी आप चीफ मिनिस्टर देख सकते हैं, पुडुचेरी में भी आपको देखने को मिलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज ए जुरिडिक्शन ओवर 2 यूनियन टेरिटरी, दादरा एंड नगर हवेली पर इसका जुरिडिक्शन हमने बात किया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें बताया गया था, संशोधन जो किया गया उसमें क्या बताया गया था कि 2 या 3 स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे दादरा नगर हवेली की बात करें, दमन दीव की बात करें, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट वहाँ पर भी मतलब वो भी उसके अंदर आता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में, और बॉम्बे का अपना जो मुंबई महाराष्ट्र का वो भी आता है। अंडमान निकोबार की बात करें और चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये आपको अंडर कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर दिया गया, चंडीगढ़ को, लक्षद्वीप को। ये पंजाब और हरियाणा का अलग अपना हाई कोर्ट है, केरला, मद्रास हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो निकोबार और ये जो आपको अंडमान निकोबार तो कलकत्ता में दिया गया, चंडीगढ़ अगर देखें तो ये पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट किसके अंदर दिया गया, लक्षद्वीप की अगर बात करें तो केरला में, मद्रास का हाई कोर्ट है वो चीज आपको दिया गया। फिर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करते हैं, ये कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का भी और लद्दाख का भी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें हम स्पेशल प्रोविजंस जो दिया गया दिल्ली के लिए, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1991 का है, ये आपको स्पेशल स्टेटस देता है यूटी ऑफ दिल्ली का, जिसको रीडेजिग्नेट किया था नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी में। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको एनसीआर रीजन, एनसीटी रीजन आपको डेजिग्नेट किया गया। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी रखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट माने जाते हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली को भी क्रिएट किया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किया गया है, चीफ मिनिस्टर को यहाँ प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना, चीफ मिनिस्टर को यहाँ अपॉइंट आपको प्रेसिडेंट दिया किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा। जिस तरह से स्टेट में आप देखते हैं ये गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, जो चीफ मिनिस्टर है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अदर मिनिस्टर जो होते हैं वही प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइस मतलब अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन एडवाइस किसका होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है। मिनिस्टर क्या करते हैं, यहाँ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर पोस्ट को होल्ड करते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात करें, तो जो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज है हमारा, उसमें क्या होता है, पार्ट 9 पार्ट 10 की हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 244 में। तो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में क्या होता है दोस्तों, जो आर्टिकल 244 में दिया गया पार्ट 10 में, ये आपको बताता है स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से यहाँ पर शेड्यूल एरियाज को और ट्राइबल एरियाज को गवर्न किया जाता है, वो आपको पार्ट 10 में आर्टिकल 244 के अंदर दिया गया है। ये 5th शेड्यूल को भी कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करता है शेड्यूल एरियाज पर, शेड्यूल ट्राइब्स पर, कोई भी स्टेट में एक्सेप्ट 4 स्टेट ऑफ असम, मेघालय, ये 6 शेड्यूल में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये याद रखना तमाम से, या हो गया होगा त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट को यहाँ पर गवर्न किया जाता है, किसके द्वारा, 6th शेड्यूल जो कि है तमाम, जिसको आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर अगर देखें डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, द प्रेसिडेंट इज empowered टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी ए शेड्यूल एरिया, ही कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एरिया, अल्टर इट्स बाउंड्री लाइन्स, rescind his resignation और मेक फ्रेश ऑर्डर्स फॉर सच डेजिग्नेशन। ये आपको कंसल्टेशन किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा किया जाता है। ये मतलब मेनली आपको प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बाउंड्री को डिक्रीज कर सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये लेकिन जो कंसल्ट किया जाता है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है। फिर एग्जीक्यूटिव जो पावर होता है दोस्तों स्टेट और सेंटर का, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया देयर इन, बट द गवर्नर हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गवर्नर का। फिर लॉ जो एप्लीकेबल होता है गवर्नर को दिया जाता है कि वो पूरी तरह से डायरेक्टली उस एरिया को गवर्न कर सकता है, जो एक्ट का पार्लियामेंट का जो एक्ट होता है और जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, क्योंकि वो शेड्यूल एरिया है तो वहाँ पर थोड़ा सा तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे हमने पेशा एक्ट देखा था वो चीज़ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 6th शेड्यूल, ये स्पेशल प्रोविजंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रैवल 4 नॉर्थर्न स्टेट्स में, असम, मेघालय, त्रिपुरा हमने देख लिया। गवर्नर इंपावर्ड होता है कि यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको बना सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है एरिया को, नाम चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट को जो एक्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट है वो आपको अप्लाई नहीं होता ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ एक्सेप्शन के साथ उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब कि पार्लियामेंट का एक्ट या जो स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट होता है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यूनियन टेरिटरी में। तो ये हमारे यूनियन टेरिटरी के बारे में था, स्मॉल टॉपिक्स था, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक इंपॉर्टेंट संस्था है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जो भी संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है। अब क्या होता है कि उसमें आपको आर्टिकल्स पूछा जाता है, पार्ट्स पूछा जाता है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आर्टिकल 315 323 के अंदर पार्ट 4 में आपको 14 में दिया गया है। ये आपको पार्ट 14 में आर्टिकल 315 323 ये भी आपको स्टेट पब्लिक सर्विस के बारे में दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चेयरमैन और एंड एड मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, 6 साल और 65 साल तक इनका टेन्योर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं जो लिंक गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पर टेन्योर देखे तो 6 साल या 62 साल का होता है, 3 साल यहाँ पर जो अवधि दिया जाता है ये इसी के लिए दिया था कि यहाँ पर आप चेयरमैन बन सकते हैं। फिर क्वालिफिकेशन का कोई क्वालिफिकेशन आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन बताया जाता है कि 50% जो मेंबर है उनका अपना एक एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड जॉब में, पहले वो IAS ऑफिसर या किसी तरह के जॉब में आपको होने चाहिए जहाँ पर उनको एक्सपीरियंस हो ऑफिस को होल्ड करने का। वही सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होता है। रिमूवल क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूवल किया, यहाँ ही प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूवल का क्या क्राइटेरिया होता है, इंसॉल्वेंट माइंड नहीं होना चाहिए आपको, कहीं पर किसी तरह के आप केस में नहीं फंसे हुए हैं, किसी तरह का बोल सकते हैं आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब मिसबिहेव नहीं किया, मिसबिहेव आपने बोल सकते हैं कि बॉडी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के साथ नहीं किया है। प्लस आप मतलब का जो माइंड होना चाहिए वो क्या 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 होना चाहिए, मतलब काम करना इस तरह से नहीं कि आपने एक तरह से अगर सही से आप मतलब कि काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस क्या होता है, बाइंडिंग होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सेम चीज़ यहाँ भी है। मेंबर्स आपको नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अदर देन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी वंस ओनली। तो मेंबर तो एलिजिबल होते हैं यहाँ पर, लेकिन जो बहुत सारे अगर बोल सकते हैं चेयरमैन होते हैं उनको फिर दोबारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं मिलता है, इसी में फिर से वो चेयरमैन आपको नहीं बन सकते। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन है वो यहाँ पर आके आपको इसमें यूपीएससी में बन सकते हैं। ये मतलब रोल क्या होता है इनका, जितना मेरिट सिस्टम होता है, एडवाइजरी रिकमेंडेशन होता है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी को दिया जाता है। आप जानते हैं जो इलेक्शन आपको मतलब जो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है वहाँ पे यूपीएससी के चेयरमैन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने अभी देखा परमार मनु भाई जी हैं, जो आपको मतलब भाई हैं जो किसके हैं, आपको बीपीएससी के चेयरमैन है। तो उसी तरह से इलेक्शन कमीशन की बात करें दोस्तों, तो इलेक्शन कमीशन क्या है, ये आर्टिकल 324 के अंदर आपको दिया गया है। ये भी आपको ऑल इंडिया बॉडी है। ये इलेक्शन जो करवाती है दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, 6 साल के लिए होता है, 65 साल, ये 6 साल या 65 साल के लिए पूरा टेन्योर होता है। अगर यहाँ पर देखें तो ये जानते हैं इलेक्शन किसका करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, और किसका, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन भी इनके द्वारा करवाया जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस अगर देखें तो यहाँ पर जो सर्विस कंडीशन ये पूरा डिटरमाइन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जाता है मैनर में, उसी मैनर में जिस मैनर में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज को किया जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन को, इसका रिकमेंडेशन से इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जाता है। उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ 2 जो अलग इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको भी यहाँ इक्वल पावर दिया जाता है, इक्वल सैलरी रिसीव करते हैं, अलाउंस रिसीव करते हैं, जिस तरह से आपको सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें इनके पास क्या होता है, पावर जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और जो क्वासी जुडिशियल पावर भी होता है। अगर यहाँ देखें ये डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करते हैं, जो कि स्प्लिट और मर्जर्स का अपना डिस्प्यूट होता है, जैसे कोई पार्टी का स्प्लिट हो गया, कोई पार्टी बट गया, 1-2 पार्टी में सिंबल का जो प्रॉब्लम हो गया, ये सब सारा चीज आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी भी हम लोग बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस अगर हम देखें फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन में क्या होता है दोस्तों, ये आर्टिकल 280 के अंदर, जो आर्टिकल 280 है दोस्तों 280 के अंदर यहाँ फाइनेंस कमीशन आपको दिया जाता है, जो 5 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है। जो बैलेंसिंग व्हील होता है फिजिकल फेडरलिज्म का, ये आपको रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मतलब टैक्स रिवेन्यू को आपको क्या होते हैं बांटने में, मतलब किस तरह से टैक्स को बांटना है, किस तरह से मतलब रिवेन्यू को आपको स्टेट को देना है, ये सारा चीज जो रिकमेंडेशन होता है वो फाइनेंस कमीशन का होता है। हर एक 5 साल में बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। आप जानते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी है, चेयरमैन होते हैं, 4 अदर्स मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो 4 अदर्स मेंबर होते हैं उनका कुछ कुछ जगह एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो अगर बोल सकते हैं कि वो जज आपको हाईकोर्ट के क्वालिफाई होने चाहिए, जो 1 मेंबर होना चाहिए। बाकी जो 3 मेंबर होने चाहिए उनको किसी में अगर फाइनेंशियल बॉडी में अच्छा से नॉलेज है, फाइनेंसिंग में अच्छा नॉलेज है, रिवेन्यू सोर्स में अच्छा नॉलेज, इकोनॉमिक्स में अच्छा नॉलेज है, अकाउंट्स के बहुत बड़े वो मतलब ज्ञाता है, तो ये सब जो मतलब जो पर्सन है उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। तो फिर अगर यहाँ देख सकते हैं सेकंड टर्म के लिए आपको एलिजिबल, तो यहाँ पर है मेंबर्स ऑफ एलिजिबल फॉर ये अपॉइंटमेंट फॉर सेकंड टर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल सकते हैं कोई क्वालिफिकेशन आपको चीफ इलेक्शन कमीशन का यहाँ मेनली आपको नहीं दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रिकमेंडेशन जो होता है फाइनेंस कमीशन का वो एडवाइजरी नेचर का होता है, वो बाइंडिंग या ऑब्लिगेटरी नहीं हो सकता है, कि मतलब अगर सरकार को मंजूर है तभी उसके रिकमेंडेशन को मान सकती है या नहीं मान सकती है, सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है।
अभी जानते हो 16 फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है, इसके आपको चेयरमैन कौन है, अरविंद पंगड़िया है, आपको याद रखना है। अगर देखें तो जो आप देख सकते हैं जो ये बॉडी है, क्या बॉडी का नाम है, आप अगर उसके देखे मतलब बॉडी ने यूनिवर्सिटी जो खोला गया नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको जानते हैं बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बिहार में खोला गया राजगीर में, तो उस यूनिवर्सिटी के जो मतलब चेयर जो चांसलर है वो भी आपको अरविंद पंगड़िया, ये चीज़ ध्यान रखना। जो करंट अफेयर्स का न्यूज है, हमारे जो जीएसटी काउंसिल की बात करें, जीएसटी काउंसिल भी क्या है, एक संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आर्टिकल 279A में दिया गया दोस्तों, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया था। क्या किया गया था, इसे जोड़ा गया था। 2016 की बात करें, अमेंडमेंट हुआ था। यूनियन स्टेट का रिकमेंडेशन था, इसमें गुड सर्विस टैक्स को लेकर आपको बात किया जाता है, किस तरह से क्या जीएसटी होगा, क्या जीएसटी का क्राइटेरिया होगा, कितना जीएसटी दिया जाएगा, लिया जाएगा, सारा चीज इसमें आपको बताया जाता है। तो जीएसटी काउंसिल का जो मेंबर होते हैं उसमें चेयरमैन आपको जो होते हैं, जो चेयर किया जाता है बॉडी को, जो पूरा हेड किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और बहुत सारे जो अदर मेंबर्स होते हैं, रिवेन्यू डिपार्टमेंट सोर्सेज होते हैं, स्टेट के जो अलग अलग रिवेन्यू मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो भी सब इसके मेंबर होते हैं। तो जो ये मतलब रिकमेंडेशन या किसी तरह का जो कोई भी मतलब जजमेंट आता है या किसी तरह का डिसीजन लिया जाता है, वो सब मिलजुल कर लिया जाता है। इसमें अगर वोटिंग का परसेंटेज देखें तो 1/3 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 2/3 किसका होता है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। प्लस अगर देखें ये फेडरल बॉडी होता है, क्योंकि इसमें स्टेट सेंटर दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है, और स्टेट को आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, ज्यादा पावर दिया जाता है, क्योंकि में स्टेट का ही हमको क्या करना है, ख्याल रखना है। फिर देखें जो गुड सर्विस टैक्स होता है, ये मीटिंग में अगर देखें तो 3/4 मतलब 3/4 से अगर कम आपको वोटिंग आ रहा है, कोई भी मंजूरी अगर नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो। जैसे कि आपके 100 मेंबर है तो कम से कम 75% आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर वोटिंग आपको होना चाहिए, मेजोरिटी, तभी जाकर आपको क्या होगा, कोई भी जो रिकमेंडेशन या कोई भी चीज को डिसीजन लिया जाएगा वो आपको मंजूर किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें हम, ये किसके बारे में था, आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में था। फिर अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करें तो कंट्रोलर ऑडिटर क्या होते हैं, जैसे कि पब्लिक पर्स, जो मतलब इनको बोला जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे सीए हो गए, तो उसी तरह से ये क्या है, एक सरकार का सीए, चार्टर्ड अकाउंट, ये पूरा अकाउंट को ऑडिट करते हैं, कितना खर्च हुआ है, कितना, ये सबका मतलब ब्यौरा रखते हैं, सबका अगर बोल सकते हैं लेखा जोखा रखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 148 के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर है, 148 के अंदर है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है, सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पर काम करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, 65 साल 6 साल भी इनका टेन्योर होता है, 65 साल या 6 साल में रिटायर हो सकते हैं, 6 साल या हो, नहीं तो ये 65 साल, ये चीज आपको ध्यान रखना। और ये विच एवरेज अर्लियर बोला जाता है, ये रिमूव कर जाते हैं, प्रेसिडेंट से रिमूव करवाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, जिसे मतलब कि सेम ग्राउंड में, ऑर्डर क्या बोले, सेम ग्राउंड, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिमूव किया जाता है, सेम में आपको चीफ इलेक्शन कमीशनर भी हमने बात किया इसी तरह से रिमूव होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी इसी तरह से रिमूव होते हैं। कोई रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर, नो मिनिस्टर यहाँ पर किसी तरह का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। आर्टिकल 149 के अंदर बताया जाता है कि कौन सा ड्यूटी है चीफ मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का। फिर अगर देखें ये फंड को, सेंटर स्टेट का क्या फंड होगा, कितना दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट अवार्ड में क्या फंड लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो खर्च होता है मेनली उसके बाद ही ऑडिट होता है, ऑडिट खर्च होने से पहले नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें तो आर्टिकल जैसे यहाँ पर देखें तो ये 3 रिपोर्ट्स आपको मतलब दिया जाता है प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को क्या करता है, टेबल करता है, पब्लिक अकाउंट फाइनेंस कमेटी भी होता है, उसमें भी इस बॉडी का जो रिपोर्ट होता है उस पर डिस्कशन होता है, क्या बोल सकते हैं यहाँ सर्टिफाई करता है बहुत सारे टैक्स को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये आपको पार्ट 16 में दिया गया, आर्टिकल 338, ये कॉन्स्टिट्यूशन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसे ऐड किया गया था 2004 में। तो ये क्या था, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ये 3 अदर मेंबर्स को यहाँ पर क्या किया था, आपको अपॉइंट किया था, वो लोग इसमें रहते हैं। प्लस अगर यहाँ देखें प्रेसिडेंट को वारंट अंडर हैंड के अंदर, सील के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा मेनली अपॉइंट किया जाता है। टर्म कितना होता है यहाँ पर, 3 साल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। कौन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, लेकिन आर्टिकल 338 के अंदर इसे डाला गया है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि 2003 में हुआ था। फिर अगर देखें तो ये 3 साल का टर्म होता है। फंक्शंस क्या होता है कि किसी भी तरह का जो प्लानिंग बनाया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए, वो चीज़ आपको यहाँ पर इंक्वायर, एडवाइस, ये प्लानिंग प्रोसेस में आपको कर सकते हैं। इनका रिपोर्ट्स एनुअली ये बनाकर प्रेसिडेंट को देते हैं। इनका पावर सिविल कोर्ट का भी जो पावर होता है वो पावर इनको दिया जाता है। प्लस ये अगर दे सकते हैं जो शेड्यूल कास्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये बहुत सारे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है शेड्यूल कास्ट को, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं। जो मतलब किसी तरह का आप देखते हैं कि जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, उसी तरह से ये बॉडी होती है कि शेड्यूल कास्ट का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके मतलब बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से उनका ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चरली, सोशली, एजुकेशनली, ये सारा चीज़ पर ये ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें
जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो ये भी आप जानते हैं, याद रखना आर्टिकल 348, ये 338 है, 338 ए है। ये भी आपको 89th अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का। एनसीएसटी का कंपोजिशन क्या है कि ये चेयरपर्सन भी होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 3 टाइम फुल मेंबर्स होंगे, इसमें एक लेडी मेंबर आपको होनी चाहिए। उसी तरह यहाँ भी है। टर्म ऑफ ऑफिस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ये भी 3 साल है। जो एजम्पशन जब चार्ज वहाँ पर लिए हैं, जब वो मतलब अपॉइंट किया गया है उनको, जब वो ऑफिस में बैठे हैं। फिर जो चेयरपर्सन होते हैं उनको रैंक जो दिया जाता है, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है, वाइस चेयरपर्सन का रैंक होता है, मिनिस्टर का स्टेट मिनिस्टर का रैंक होता है वो रैंक दिया जाता है। तो अदर मेंबर्स का रैंक होता है, सेक्रेटरी का रैंक होता है। फंक्शन क्या होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स का जो आर्टिकल 338 में असाइन किया गया ड्यूटीज क्या होता है कि किसी भी तरह से मॉनिटर करे, एडवाइस करे, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स पर उनको ध्यान देना, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में उनको सोचना है। प्लस ये आपको रिपोर्ट बना कर देते हैं किस तरह से क्या डेवलपमेंट हुआ शेड्यूल ट्राइब्स का, ये प्रेसिडेंट को देते हैं। उसी तरह से सरकार क्या करती है, उसी रिपोर्ट के बेसिस पर सरकार किसी तरह का स्कीम निकालती है। आप जानते हैं अभी बहुत सारा स्कीम निकला है, हमारे जो मतलब भगवान बिरसा मुंडा जी के जो जन्मदिन था उन पर भी एक स्कीम नहीं, उस दिन भी 15 नवंबर जो डेट है जो रखा गया गौरव दिवस, उस पर भी स्कीम निकाला गया है। उस तो बहुत सारा स्कीम निकाला जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से देखिए स्पेशल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आप दोस्तों बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है, इस बॉडी को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी दर्जा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संवैधानिक का। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो ओबीसी का क्लास होता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होता है, ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 338 बी। 338 याद रखना एससी, 338 है एसटी, 338 बी क्या है आपको ओबीसी। ये तीनों क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा, तब कभी नहीं भूलिएगा। कमीशन क्या करता है, 5 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, अदर 3 मेंबर जो प्रेसिडेंट के द्वारा आपको मतलब पूरे मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। 3 साल इनका भी टेन्योर होता है। सर्विस टेन्योर क्या होता है, वाइस चेयरपर्सन का, ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। फंक्शंस क्या होता है, वही चीज सेम चीज की प्लानिंग प्रोसेस में ओबीसी को कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए, सोशली कल्चरली एजुकेशनली कैसे इनको आगे डेवलप किया जाए, ये सब सारा चीज रिपोर्ट्स एनुअली प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते, सिविल कोर्ट का इनका भी दर्जा इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक फंक्शन दिया जाता है। फिर उसी तरह से यहाँ पर देखें स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब क्या होता है दोस्तों, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हमारे देश में जितने माइनॉरिटी ग्रुप है उनका एक लैंग्वेज को बचाने के लिए, लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, कल्चरली रूप पर जितना भी लैंग्वेज उनका होता है उसके लिए एक स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का हमने क्या किया है, संवैधानिक बॉडी का गठन किया। तो 7 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1956 में, हमने देखा था कि न्यू आर्टिकल 350 बी को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्ट आपको 17 में। किसमें, पार्ट 17 में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। ये आपको प्रोविजंस क्या क्या इसमें होता है कि स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक प्रोविजंस के, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाने चाहिए। इनका जो मतलब कि ऑफिसर का जो ड्यूटी होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेट कर सकते जितने मैटर्स हो सेफगार्ड के लिए, किस तरह से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को पावर दिया जाए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जो लैंग्वेज उसको बचाया जाए। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं जो इंटरवल्स में प्रेसिडेंट जो डायरेक्ट करते हैं। फिर क्या होता है, रिपोर्ट्स को ये पार्लियामेंट हाउस में सेंड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ जितने भी स्टेट्स है या जो कंसर्न गवर्नमेंट है वहाँ पर किया जाता है। तो ये बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह का स्पेसिफाई नहीं करती है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, टेन्यूर क्या होना चाहिए, जैसे हमने देखा ना 3 साल उसमें, इसमें इस तरह का बॉडी में यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली नहीं दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर उसी तरह से हम के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2013 में मतलब पूछा भी गया था ये चीज। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जो लॉ ऑफिसर की बात करें दोस्तों, जितना भी इसका सरकार का जो केस लड़ा जाता है वो अटॉर्नी जनरल के द्वारा ही लड़ा जाता है। एडवोकेट जनरल आपको स्टेट में होते हैं, अटॉर्नी जनरल आपको सेंटर में होते हैं। तो ये आपको आर्टिकल 76 के अंदर इनको आपको अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्वालिफाई जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन ये पहले क्या होता है कि ये जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या किसी तरह का जूरिस्ट आपको प्रेसिडेंट के ओपिनियन में होने चाहिए। इनका ऑफिस का जो टर्म होता है फिक्स नहीं होता, गवर्नमेंट चाहे तो इनको 10 साल भी रख सकते, जब तक गवर्नमेंट टेन्योर में है, जब तक गवर्नमेंट समझ रही है कि चलो हमारा केस अच्छे से लड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट लग सकती है। इनका कोई मतलब टेन्योर फिक्स नहीं है। रिमूवल क्या होता है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का प्लेजर पर है, मतलब जब चाहे रिकमेंड, जैसे गवर्नमेंट कहेगी कि हटाना है तो हटा सकती है। एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट का लीगल मैटर्स होता है जो कि मतलब प्रेसिडेंट द्वारा रेफर किया जाता है। गवर्नमेंट्स को यार ये गवर्नमेंट के खिलाफ कभी केस नहीं लड़ सकती है, गवर्नमेंट का एक अपना वकील होते हैं। तो ये वकील ही एक तरह से गवर्नमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट में अपना रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को। फिर अटॉर्नी जनरल का राइट क्या होता है, ऑडियंस का ऑल कोर्ट्स में, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट। इनका एक तरह का अगर बोले तो ये पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, वोटिंग राइट इनको यहाँ पर नहीं दिया गया है।
नॉट फुल टाइम मेंबर काउंसिल गवर्नमेंट है, ये आपको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी अपना कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो हरदम केस लड़ती नहीं है, तो ये बैठ के क्या करेंगे, इनका कुछ काम होता नहीं है। ये जो गवर्नमेंट आपको मतलब किसी तरह का केस अगर लड़ा जाता तभी ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना। जैसे बीपीएससी का भी देखा होगा, तो जितने भी एडवोकेट जनरल थे बिहार के वो रिप्रेजेंट करते थे, तो जब उनका काम होता है तो वो करते हैं, बाकी समय में खाली समय में अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर एडवोकेट जनरल जो हमारे होते हैं स्टेट के, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट अपॉइंट, the governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed judge of a high court to advocate general of the state। ये आर्टिकल 160, ये आर्टिकल 76 के अंदर, आर्टिकल 165 के अंदर, ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ये सेंटर के लिए, ये हमारे स्टेट के लिए। अब क्या होता है कि ये एडवोकेट जनरल का जो ड्यूटी होता है गवर्नमेंट के स्टेट को मतलब लीगल मैटर्स में आप बताना है, गवर्नमेंट जो किसी तरह का अगर केस और लीगल मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी कोर्ट में चल रहा है तो वो एडवोकेट जनरल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेनली यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट द्वारा, ये गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्या चीज़ इसके अंदर है, कौन सा क्या चीज़ मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर में रूल पास किया जाता है, ये सारा चीज़ इसके अंदर है। फिर जो ये आपको होल्ड ऑफिस करते हैं, प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड शॉल रिसीव नॉमिनेशन एज द गवर्नर बे डिटरमाइन। होल्ड द राइट टू स्पीक, ये भी मतलब बोल सकते हैं, आपको विधानसभा में भाग ले सकते हैं, स्पीक मतलब बोल सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या था, संवैधानिक संस्था था। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्या, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है नेक्स्ट हमारा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसमें कितना मतलब कि आपको टॉपिक है जो हमें यहाँ पर क्या करना, पढ़ना है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, इलेक्शंस का कुछ बॉडी है जो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, लेकिन ये मेनली आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा भी जाता है ना। तो किस में पूछा जाता है पता है, ये पूछा जाता है आपको मेंस में अगर लिख रहे हैं तब उतना ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। ये क्या होता है दोस्तों, जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होता है, आप ये चीज़ आप न समझिएगा कि रैंक में कम होता है या किनको ज़्यादा रैंक दिया जाता है, किनको कम दिया जाता है, ये चीज़ नहीं है। टेबल प्रेसिडेंट क्या है कि जैसे किसी तरह का प्राइज वितरण हो रहा है या किसी तरह का कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसमें एक आपको रैंकिंग सिस्टम होता है, समझ रहे हैं, कि इनको पहले बुलाया जाएगा, किनको बाद में बुलाया जाएगा, किस तरह से किनको क्या मतलब कि आपको इज्जत की बात करें। तो ये सब ऐसा नहीं कि इनको कम इनको ज़्यादा इज्जत दिया। एक टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होता है, जो हायरार्की जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को यहाँ पर बताया गया। ये आपसे कभी कभी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो ये मत समझिएगा जो प्रेसिडेंट है तो वो ज़्यादा उनको इज्जत दिया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट को, ये चीज़ नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो टेबल प्रेसिडेंट में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर अगर देखें तो गवर्नर आते हैं, फिर देखें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं और स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनको आपको सेम आपको यहाँ पर दिया जाता है। फिर अगर कैबिनेट मिनिस्टर हो गए यूनियन के, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गए, जो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ये भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गए विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, वाइस चेयरपर्सन हो गए नीति आयोग के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लीडर्स ऑफ अपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा के। तो ये सब 7वें नंबर पर आते हैं। 7वां ए में देखें तो जो भारत रत्न जो जिनको दिया जाता है उनको भी प्रेसिडेंस आपको कैबिनेट मिनिस्टर के बाद ही दिया जाता है। फिर अगर 8वें में देखें तो एम्बेसडर होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और जो मतलब हाई कमिश्नर में जो कॉमनवेल्थ कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाई कमीशन में बैठते हैं, उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट में रखा जाता है। तो कौन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर अगर देखें गवर्नर हो गए, फिर नीचे से अगर आते हैं तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर हो गए, फिर कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, उसका चीफ मिनिस्टर उसी में आ गए, फिर आपको भारत रत्न के जो होल्डर्स है, एम्बेसडर है, वो चीज़ हो गए। फिर अगर यहाँ देखें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, तो उनको यहाँ पर दिया जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखें तो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, फिर आपको चेयरपर्सन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए यहाँ पर, फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चेयर मिनिस्टर, ये सब सारा चीज, मेंबर्स ऑफ नीति आयोग मिनिस्टर, स्टेट यूनियन मिनिस्टर, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो ये सब सारा आपको यहाँ पर जो बॉडी है, जो मेनली संस्था है, वो सब सारा आपको इसमें अपॉइंट मतलब मेनली उनको प्रेसिडेंस आपको दिया। ये चीज़ आपको कम से कम याद भी रखिएगा, तो ये कम से कम 8 तक आप याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ याद रखना है। फिर हमने ये सब चीज़ें बात ही कर लिया था कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 पूरा आपको आर्टिकल था, जो कि 22 पार्ट था। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 8 शेड्यूल था, लेकिन आज का जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है। तो वो नंबर तो आपको सेम रहता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड किया, लेकिन जो अमेंड किया गया था दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 400 भी आज के समय 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है। पहले क्या था हमारा 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और
कितने मतलब 22 पार्ट थे और कितने शेड्यूल थे, आपको 8 शेड्यूल थे। तो देखते हैं इंक्रीज हुआ है, क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस होता है, कल्चरल चेंजेस होता है, सोसाइटल डेवलपमेंट होता है, तो बहुत सारे चीज़ों को हमको संशोधन करके उसे ऐड करना पड़ता है, डालना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, न्यू आर्टिकल्स ऐड बाय फॉलोइंग, जो ये सफिक्स आपको कैपिटल ABC दिखता है, ये नया आर्टिकल को हम लोग ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर राइट टू एजुकेशन डाला गया था, आर्टिकल 21 हमने ऐड किया, जो कि आपको आर्टिकल 21 के बाद ऐड किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पार्ट्स की हमने बात कर लिया था, जो हमारा पहला टॉपिक था, उसी में कि कौन कौन सा पार्ट्स है, जो आज 25 पार्ट है यूनियन टेरिटरी, किस में क्या चीज़ है। तो ये चीज़ आपने देखा था, पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी हो गया। फिर अगर देखें यहाँ पर सिटीजनशिप हो गया सेकंड पार्ट में, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, एक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज यूनियन के बारे में। पार्ट 6 में आपको किसके बारे में दिया गया है, जो पार्ट 6 में है दोस्तों, किसके बारे में दिया गया, स्टेट्स के बारे में दिया गया। फिर उसी तरह से पार्ट 7 की बात करें तो जो फर्स्ट शेड्यूल था ये रिपील कर दिया गया 7th अमेंडमेंट से, इसे हटा दिया गया। पार्ट 8 की बात करें यूनियन टेरिटरीज, हमने बात किया था पंचायत में। पार्ट 9 है, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी है, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पार्ट 10 में आपको शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, पार्ट 11 में यूनियन स्टेट के बीच का रिलेशंस है। फिर पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स है। फिर अगर पार्ट 13 की बात करें तो इसमें आपको ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्स विद टेरिटरी है। आपको यहाँ देख सकते हैं पार्ट 8 किसमें, आपको 13 में। फिर 14 में क्या है, सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट। पार्ट 14 में ट्रिब्यूनल्स है। पार्ट 15 में इलेक्शंस है। हमने इलेक्शंस की बात की थी, जैसे इलेक्शन कमीशन, ये सारे चीज में आ जाते हैं। पार्ट 16 में आपको स्पेशल प्रोविजंस है। फिर पार्ट अगर 17 की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि यूनियन का क्या रीजनल लैंग्वेज क्या होगा। फिर पार्ट 18 की बात करें, ये चीज ध्यान रखना, इमरजेंसी प्रोविजन जहाँ पूछा गया। पार्ट 19 में मिसलेनियस है, जो चीज मैंने डाला में डाल दिया गया। पार्ट 20 में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 के अंदर हम लोग बात करते हैं, वो हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। फिर आर्टिकल जो पार्ट हमारा 21 है, उसमें टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस है। पार्ट 12 में हमारा शॉर्ट टाइटल्स है, कमेंसमेंट है, ऑथोरिटी हिंदी का जो रिपील्स किया गया था एंड रिपील्स, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या था, पार्ट था डिफरेंट। ये नहीं देखिएगा पार्ट 25, ये नहीं, इसी में आपको देखते कुछ कुछ पार्ट्स को 4A जैसे ऐड कर दिया गया, 14A ऐड कर दिया गया। तो ये सब पूरा मिला के आपको 25 पार्ट है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, टॉपिक था जो हमने देख लिया। शेड्यूल्स हमने बात ही कर लिया, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल क्या था, जिसे हमने देखा था यहाँ पर टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। क्या देखा था हमने, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। इसमें हमने बात किया था टी से क्या होता है, आपको यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरी का बात किया जाता है। ई से इमोल्यूमेंट, सैलरी की बात, अलाउंसेस की बात किया जाता है। यहाँ पर ओथ, जो एफर्मेशंस होता है, यहाँ पर एफर्मेशन जिसमें ओथ की हम लोग बात करते हैं, देख सकते हैं ओथ में ओथ होता है। आर से क्या, राज्यसभा में कितना सीट दिया गया है। एस से क्या हो गया आपको, जो हमारा 3 4 यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, पांचवा में क्या हमारा, जो मतलब शेड्यूल एरिया, शेड्यूल को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से गवर्न करते हैं। फिर हमारा ओ से क्या हो गया, जो 6 शेड्यूल है, उसमें हम लोग ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा ऐप से जो हो गया, तो ये क्या हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया। 7 में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये फेडरल लिस्ट की बात करते, यूनियन स्टेट लिस्ट की करते हैं। 8 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 8 में क्या लेते हैं, शेड्यूल लैंग्वेज की बात करते हैं पार्ट 8 में। फिर पार्ट हम लोग जो 9 की बात करते हैं यहाँ पर, अब आपको एक्ट्स और रेगुलेशन का वैलिडिटी क्या है यहाँ पर वो देखते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर जो मतलब कि पार्ट 9 में हमने देखा था लैंड डिफॉर्म्स को डाला गया था। डी में एंटी डिफेक्शन लॉ को 10वां शेड्यूल में डाला गया था। फिर 11 में क्या है, ये चीज तो याद ही है, पंचायत से और म्यूनिसपैलिटीज है। तो ये चीज आपको हमने बात भी किया था, हमारा जो पहला लेक्चर था, ये चीज आप रिवाइज करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे। ये चीज हमारा क्या था दोस्तों, डिस्कशन था पार्ट्स को लेकर, किसको लेकर, पार्ट्स को लेकर। तो ये चीज आपको याद रखना, जो कि स्काई एकेडमी 360 चैनल पर आपको ये चीज सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप डिस्कशन आप कर पूछ सकते हैं, कोई भी कमेंट करके आप लाइव भी क्लास कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ स्काई एकेडमी से, हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं बिहार SSC CGL के लिए, प्लस बिहार SI के लिए। बहुत GS का पोर्शंस भी इंपॉर्टेंट होता है, मैथ, रीजनिंग, सारा चीज़, वो सारा चीज़ आपको यहाँ कवर कराया जाएगा। जुड़िए हमारे साथ। और हम लोग मतलब कि ऑफलाइन सेंटर भी चला रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा। तो माहौल का पूरा एक आपको पूरा मिलेगा, आप टेस्ट दीजिएगा इस माहौल में। तो आइए क्लास में टेस्ट दीजिए, और जितना भी आपको जो प्रॉब्लम होता है वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, गाइडेंस भी होगा, सारा चीज़ होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।